नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं जय वणु, जिसमें हमने आपके पिछले लेक्चर कवर कर दिए हैं। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4.7। दोस्तों, हमारा लेसन कौन सा चल रहा है? जय वणु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, जिनमें हमने लगभग टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। सो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे जो 1 से 2 नंबर के बीच आ जाते हैं। कई सारे ऐसे टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, स्टार्च को डिस्कस करेंगे, ग्लाइकोजन क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिरकार जो हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं इसका जैविक महत्व क्या होता है, यानी यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसकी भी हम बात करेंगे। सो दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं, टॉपिक लिखा हुआ, सबसे पहला हमने लिखा हुआ है किसको? लैक्टोज को। सबसे पहले इसका डिस्कशन करते हैं कि आखिरकार लैक्टोज क्या होते हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो दोस्तों, ये 1 से 2 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं, इनको कुछ पॉइंट्स में हमने कवर किया हुआ है। ये पॉइंट्स आप पढ़ेंगे, इनकी संरचना को पढ़ेंगे, इनकी संरचना हम लिखवाएंगे, वहां पर जो संरचना आपको बताएंगे उस संरचना की आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, इन केस अगर संरचना बनाने के लिए आ जाता है तो आप फटाफट से संरचना बना सकते हैं। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लैक्टोज में हमने लगभग छोटे मोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है दोस्तों? लिखा हुआ है लैक्टोज का सूत्र C12H22O11 होता है। यानी जो लैक्टोज होता है इसका एक केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या है? C12H22O11। दोस्तों, ऐसा ही फॉर्मूला कुछ सुक्रोज का भी होता है। सुक्रोज का भी फॉर्मूला क्या होता था? C12H22O11। इसी तरीके से लैक्टोज का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये ध्यान रखने वाला टॉपिक है। टॉपिक में क्या बताया गया कि जो लैक्टोज का फॉर्मूला होता है वो C12H22O11 होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया? लैक्टोज जो होते हैं वो क्या होते हैं? डाइसैकेराइड होते हैं। लैक्टोज क्या होते हैं? डाइसैकेराइड। दोस्तों, यहां पर हमने क्या किया? डाइसैकेराइड को क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया। अब दोस्तों, पॉइंट आ गया, सर ये डाइसैकेराइड क्या होता है? तो सर तुरंत दिमाग में आया होगा, ये तो सर ने हमको पढ़ाया था, यानी ये डाइसैकेराइड क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक हम आपको पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। सो दोस्तों, कोई ऐसा है जिसको अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से पिछला लेक्चर देखेगा, सो वहां से उसको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिरकार ये डाइसैकेराइड क्या होते हैं। सो दोस्तों, पॉइंट क्या हुआ? सबसे पहला पॉइंट हमने बताया था कि लैक्टोज का जो सूत्र होता है वो C12H22O11 होता है। फिर हमने क्या बताया? लैक्टोज जो होते हैं वो क्या होते हैं? डाइसैकेराइड होते हैं। यहां तक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दूध में मुख्य शर्करा लैक्टोज होती है। दोस्तों, लैक्टोज क्या होती है? दूध की एक शर्करा होती है। शर्करा बताया था क्या बोलते हैं उसको? शुगर्स बोलते हैं। दूध में भी एक शर्करा होती है, जो शर्करा का नाम क्या होता है? लैक्टोज होता है। सो दोस्तों, जो लैक्टोज होती है ये कौन सी शर्करा है? इसको बोलते हैं दूध में पाई जाने वाली शर्करा, या इसको बोलते हैं दुग्ध शर्करा। कैसी शर्करा बोलते हैं? दुग्ध शर्करा। दुग्ध का मतलब होता है ऐसी शर्करा जो दूध में पाई जाती है। वो कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज होती है। सो दोस्तों, ये पॉइंट यहां से आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सी शर्करा दूध में पाई जाती है। सो दोस्तों, वहां पर आपका आंसर क्या होगा? सर, लैक्टोज ऐसी शर्करा होती है जो कहां पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा 4% से 6% होती है। यानी जो काऊ मिल्क होता है, जो गाय का दूध होता है, उसमें लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? सो दोस्तों, लैक्टोज की मात्रा होती है 4 से 6%। रेशियो याद रखेंगे, कितने परसेंट से कितना परसेंट, और किस में होती है? ये होती है काऊ मिल्क में। यानी काऊ मिल्क में जो लैक्टोज होती है वो कितना होती है? 4% to 6%। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या कहते हैं? ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? लैक्टोज परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक प्रदर्शित करता है। यानी घूर्णन कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या प्रदर्शित करता है? परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है।
अब दोस्तों सबके माइंड में हिट किया होगा क्वेश्चन, सर ये परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन क्या है? तो तुरंत दिमाग में क्या आता है, सर ये भी हमको पढ़ाया गया है, यानी हमने आपको पिछले लेक्चर में आपको ये पढ़ाया हुआ है कि परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन क्या होते हैं। एक बार वहां से आप चीजों को आसानी से देख सकते हैं। सो जो लैक्टोज होते हैं वो क्या कौन सा घूर्णन प्रदर्शित करते हैं? परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जो लगभग 4 पॉइंट दिए गए हैं ये आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। लगभग 5 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स नहीं है, 5 पॉइंट्स हो गए हैं। सो ये पांचों पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं सर लैक्टोज, यानी जैसे हमने पढ़ा था ग्लूकोज की संरचना पढ़ी थी, फ्रैक्टोज पढ़ा, फ्रैक्टोज की संरचना पढ़ी, इसी तरीके से हम क्या पढ़ रहे हैं लैक्टोज की भी संरचना होती है, इसके बारे में भी देखेंगे। तो बनाते हैं लैक्टोज की संरचना दोस्तों कैसे बनेगी। सो दोस्तों लैक्टोज की संरचना कुछ पायरेनोस फॉर्मेशन में बनती है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन होता है, इसको किया कुछ इस तरीके से बनाया, कुछ इसी तरीके से हम लोग पायरेनोस संरचना बनाते थे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से एक ऑक्साइड बंध लेंगे, वो यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर एक और पायरेनोस संरचना बनाएंगे और हमारी क्या बन जाएगी दोस्तों, लैक्टोज की संरचना आसानी से बन जाएगी। चलिए इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। इसको कुछ इस तरीके से किया, इस तरीके से किया, यहाँ पर इसको मिला दिया। ये क्या हो गए दोस्तों, लैक्टोज की संरचना हो गई। सर ये क्या अभी लैक्टोज की संरचना पूरी हो गई है? नहीं, इसको क्या करेंगे, इसमें H और OH भी हमको जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि हमको पता है क्या करेंगे, इनके कार्बन जो होते हैं हर ज्वाइंट पे क्या होगा, कार्बन होगा, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, यानी एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर हम इस कार्बन की बात करें, यहाँ पर जो ज्वाइंट है यहाँ पर एक कार्बन होगा, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, अभी 2 ही बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब 2 बॉन्ड और बनाएगा। वो 2 बॉन्ड कैसे बनाएगा, इन सारे बॉन्ड्स को भी हम बना लेते हैं। दोस्तों यहाँ क्या लिखेंगे, OH लिखेंगे, यहाँ H लिखेंगे, यहाँ क्या बनाएंगे, OH बनाएंगे, यहाँ क्या बनाएंगे, H बनाएंगे, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर OH बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, H बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, CH2OH बनेगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, H बन जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन आप नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए 1 2 3 ऑक्सीजन के साथ बंध बना रहा है। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन लिख सकते हैं, आपका मन है हाइड्रोजन लिखिए या नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टूड हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन होगा, वो क्या बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। अब 4 बॉन्ड बनाएगा तो आप हाइड्रोजन बनाइए या ना बनाइए, कभी कभी ऐसा होता है कि ये सारे हाइड्रोजन शो नहीं किए जाते हैं, ठीक है, खाली OH दिखा दिए जाते हैं, तो वो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे। अब इसकी बात करेंगे, यहाँ से भी CH2OH हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे भी कंप्लीट कर लेंगे। सो दोस्तों जैसा कि हमने लैक्टोज की संरचना बना लिया है, हमने क्या बताया था कि ये क्या करेंगे, पायरेनोस की 2 संरचना बनाएंगे, उसको ऑक्साइड बंध के द्वारा जोड़ देते हैं, और वहां पर क्या बोलते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड बंध बोलते हैं। और यहां से हमने क्या बना लिया है, लैक्टोज की एक संरचना बना ली। इस संरचना की दोस्तों आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इनकेस अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि लैक्टोज क्या है या लैक्टोज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो वहां पर आप इन पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं। इन पॉइंट के बाद आप संरचना बना देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। सो दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो क्या होगा, माल्टोज। क्या होता है माल्टोज, इसकी भी हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों बनाते हैं हेडिंग और देखते हैं माल्टोज। तो दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार ये माल्टोज क्या होता है, इसको कुछ कैसे पॉइंट्स में हम लिखेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे और माल्टोज को अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसा हमने लैक्टोज को डिस्कस किया था ऐसे ही माल्टोज होता है। दोस्तों माल्टोज क्या होता है, माल्टोज का सूत्र क्या होता है, C12H22O11 होता है। यानी जो माल्टोज होते हैं इनके भी केमिकल फॉर्मूले यानी रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, C12H22O11 होता है। चलिए ये तो सर याद हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है माल्टोज शर्करा माल्ट में उपस्थित होती है। क्या बताया गया, जो माल्टोज जो शर्करा होती है, माल्टोज भी एक तरीके की शर्करा है। माल्टोज क्या है, किसमें उपस्थित होती है दोस्तों, माल्ट में उपस्थित होती है। अब क्वेश्चन मार्क आ गया होगा सर ये आखिरकार माल्ट होता क्या है। सो दोस्तों इस माल्ट को भी हमने नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, अंकुरित जौ माल्ट कहलाता है। यानी माल्ट क्या होते हैं, जो अंकुरित जौ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, माल्ट कहलाते हैं। अब सिंपल सी बात है, जैसे हम क्या करते हैं चने को भिगो के रख देते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। इसी तरीके से जो जौ होते हैं, जौ को जब नमी के साथ रखा जाता है या भिगो के रखा जाता है तो उसमें क्या हो जाते हैं,
वो अंकुरित हो जाते हैं। इसे ये जो अंकुरित जौ होते हैं, अंकुरित जौ को क्या किया जाता है, पीसा जाता है। अंकुरित जौ को जब पीसा जाता है तो एक पेस्ट जैसा पदार्थ बन जाता है। उसी पदार्थ को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, माल्ट कहते हैं। और माल्ट में ही उपस्थित क्या होता है दोस्तों, माल्टोज उपस्थित होता है। यानी जो अंकुरित जौ होते हैं उनमें क्या होते हैं, माल्टोज उपस्थित होता है। क्यों उपस्थित होता है, क्योंकि वो एक माल्ट फॉर्मेशन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, माल्टोज परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है। अब सिंपल सी बात है सर, परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ था। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये लगभग चारों पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं माल्टोज की संरचना क्या होगी। सो दोस्तों जैसा हमने लैक्टोज की संरचना बनाई थी, कुछ उसी प्रकार से माल्टोज की भी संरचना बढ़ती है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। तो आइए दोस्तों बना लेते हैं माल्टोज की संरचना। तो माल्टोज की संरचना बनाने के लिए कुछ हम इस तरीके से बनाएंगे। दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर माल्टोज की संरचना बना ली है, माल्टोज की संरचना कुछ इस तरीके से होती है, जबकि लैक्टोज की संरचना क्या थी, एक ऊपर बनाया था, एक इस साइड बनाया था और ऑक्साइडी बंध के द्वारा जोड़ा हुआ था। और यहाँ पर भी क्या किया है, ऑक्साइडी बंध के द्वारा जोड़ा हुआ, और वही ऑक्साइडी बंध क्या कहलाता है, ग्लाइकोसाइडी बंध कहलाता है। सो दोस्तों ये संरचना किसकी बनी हुई है, माल्टोज की संरचना बनी हुई है। दोस्तों इन संरचना की आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप संरचना को आसानी से बना सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया, माल्टोज की संरचना को बना लिया गया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखेंगे हमारा अगला टॉपिक की लैक्टोज पढ़ लिया, माल्टोज पढ़ लिया। अब हम स्टार्च की बात करेंगे कि आखिरकार ये जो स्टार्च होते हैं ये क्या होते हैं और इसका भी संरचना कैसे बनाया जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं स्टार्च, आखिरकार स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है और स्टार्च की संरचना क्या होती है। दोस्तों जैसा कि हमने बताया हुआ है कि संरचना पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप संरचना बना नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। सो दोस्तों करना क्या है, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। संरचना की आप प्रैक्टिस करिए, ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा कि संरचना को हमको कैसे बनाना है। सो दोस्तों बात करते हैं स्टार्च आखिरकार क्या होता है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, स्टार्च का सूत्र C6H10O5 का होल N होता है। हमने कई बार बताया हुआ है कि जो स्टार्च होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5 का होल N होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिखा है दोस्तों स्टार्च गेहूं, जौ, चावल और हरी वनस्पतियों में पाया जाता है। यानी जो स्टार्च होते हैं वो गेहूं में पाए जाते हैं, जौ में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है और हरी वनस्पतियों में भी स्टार्च क्या होता है, पाया जाता है। और जौ में क्या पाया जाता था, माल्टोज पाया जाता था, जो अभी हमने डिस्कस किया हुआ था। सो दोस्तों स्टार्च कहाँ पाया जाता है, उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, स्टार्च दो घटकों का मिश्रण होता है। स्टार्च क्या होते हैं, दो घटकों के मिश्रण होते हैं। घटक का मतलब दो प्रकार का मिश्रण होता है, इन दो से मिलकर ही क्या बनता है, स्टार्च बनता है। अब दो क्या होते हैं, अभी हमने बोला कि कोई भी चीज हम लेते हैं तो कितनी लेते हैं, 100% लेते हैं। हमने बोला कोई भी चीज आप लेते हैं तो आप कितना लेते हैं, 100%। रासायनिक बलगतिकी में हमने बात किया हुआ था 100% लेते हैं। तो दो घटक जो होंगे वो कुछ ना कुछ परसेंटेज के होंगे। तो दोस्तों ये बताया गया 20% का एक घटक होता है और एक घटक कितने परसेंट का होता है, 80% का घटक होता है। जो 20% का घटक होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा एमिलोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा एमिलोज। क्वेश्चन बहुविकल्पी में बन सकता है कि स्टार्च किन दो घटकों का समूह होता है या किन दो घटकों से मिलकर बनता है। तो आप बताएंगे 20% उसमें क्या होती है, अल्फा एमिलोज होता है और 80% क्या होता है, एमिलोपेक्टिन होता है। क्या होता है, एमिलोपेक्टिन। अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन बन सकता है, वैसे हम चाहते तो इसको अलग अलग पॉइंट्स में भी लिख सकते थे, लेकिन इसको छोटा करना था क्योंकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। सो दोस्तों जो 20% अल्फा एमिलोज होता है ये जल में क्या होता है, अविलेय होता है, यानी ये जल में घुलनशील नहीं होता है। लेकिन जो 80% एमिलोपेक्टिन होता है ये क्या होता है, जल में विलेय होता है। यानी जो ये 80% है ये तो जल में घुल जाता है, लेकिन 20% अल्फा एमिलोज जल में नहीं घुलता है। और टोटल स्टार्च होता कितना है, 100%। 100% में अल्फा एमिलोज कितना है, 20%। 80% क्या है, एमिलोपेक्टिन है। एमिलोपेक्टिन जो होता है वो जल में घुल जाता है और जो एमिलोज होता है यानी जो अल्फा एमिलोज होता है वो जल में घुलनशील नहीं है। यानी हम कह सकते हैं
वो जल में क्या है, अविलेय है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बनाया गया, ये है क्या आपकी स्टार्च की संरचना। यहाँ पर पॉइंट नंबर डी करके क्या कर सकते हैं, संरचना हेडिंग बना सकते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पर क्या बनाया, स्टार्च की संरचना बनाया। स्टार्च की संरचना फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5 का होल n, यानी C6H10O5 वाली संरचनाएं आपको कितनी लेनी है, n टाइम्स लेनी है। तो हमने 2 टाइम यहाँ दिखा दिया, बाहर क्या लिख दिया, n टाइम्स, यानी इस तरीके से n टाइम्स संरचनाएं होंगी। अब C6H10O5 कैसे आएगा, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये होगा, तीसरा कार्बन ये, चौथा कार्बन ये, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन ये, 6 कार्बन हो गए। अब H10 कैसे आएंगे, 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो गए कि नहीं। O कितने होने चाहिए, O होने चाहिए 5, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 और 1 5 ऑक्सीजन है, ठीक है, यही तो बताया गया। C6H10O5 कार्बन 6, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 5 होने चाहिए। अब इस तरीके से हमने क्या दिखा दिया सर, ये फॉर्मूला किसका हो गया, या ये संरचना किसकी हो गई, n टाइम्स बनाया है इसीलिए किसकी हो गई, ये स्टार्च की संरचना हो गई। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये 1 नंबर या 2 नंबर में आएंगे, इनको बहुत ही लॉन्ग फॉर्मेशन में लिखने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे पॉइंट्स में आप इनको डिवाइड करिए, इनकी संरचनाएं सीखिए और बहुत ही आसानी से आप कर ले जाएंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ, और अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, वो होगा सेलुलोज। दोस्तों यहाँ पर हम एक पॉइंट आपको और बता दें, जो सेलुलोज की जो संरचना होती है वो बिल्कुल स्टार्च के समान होती है। जो हम सेलुलोज की संरचना बोर्ड पर नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि जैसी आपकी स्टार्च की संरचना है एज इट इज आपकी सेलुलोज की भी संरचना होती है। सो दोस्तों डालते हैं हेडिंग और लिखते हैं सेलुलोज क्या होते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सेलुलोज आखिरकार क्या होते हैं। लिखा हुआ है सेलुलोज का सूत्र C12H22O11 होता है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ, यह वनस्पतियों की कोशिका भित्तियों का मुख्य अवयव होता है, यानी ये वनस्पतियों की जो कोशिका भित्तियां होती हैं जिसको हम सेल वॉल्स बोलते हैं, ये इनका मुख्य अवयव होता है। अब बात करते हैं ये कोशिका भित्तियों में पाया जाता है या जंतु ऊतकों में भी पाया जाता है। ऊतक किसको बोलते हैं, जिसको टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है, ये जंतु ऊतकों में भी पाया जाता है, यानी जो जंतु होते हैं उनके टिश्यूज में भी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है प्रकृति में सेलुलोज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जो प्रकृति है आपकी, इसमें सेलुलोज जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जैसे लकड़ी हो गया, कपास हो गया, इनमें भी सेलुलोज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेलुलोज क्या होते हैं दोस्तों, पॉलीसेकेराइड होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, सेलुलोज जो होते हैं वो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। और पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं ये हमने पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया हुआ था। सो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सारी की सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, हैंड रिटेन नोट्स में मिलती हैं। जैसा सभी को पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और नोट से भी रिवीजन जरूर करेंगे। दोस्तों अगर नोट्स डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा एक छोटा सा हेडिंग बचा हुआ है, वो क्या है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक्चुअली में क्या होता है, जैसे ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा हो गया, क्या हो गया, अगर ग्लूकोज की मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाती है तो वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। संचित का मतलब ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में इकट्ठा हो जाता है, और जब हमको ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो वो ग्लाइकोजन जो होता है वो फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। सो दोस्तों ग्लाइकोजन हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, क्योंकि आपको क्लियर कर दे रहे हैं यहाँ पर कि ग्लाइकोजन एक्चुअली में क्या होते हैं। जो ग्लाइकोजन होता है जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है या आवश्यक मात्रा से ग्लूकोज अधिक होता है तो वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। जब वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, संचित होने के बाद अगर हमको ग्लूकोज की आवश्यकता होती है या हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो ग्लाइकोजन फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। क्यों ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि वो ग्लूकोज से ही बना हुआ है, यानी ग्लूकोज ही ग्लाइकोजन के रूप में संचित हुआ है। और हमको जब ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ग्लूकोज फिर से ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज के रूप में आपके पास
आ जाता है ताकि आप उसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। सो दोस्तों ये तो था छोटा सा टॉपिक ग्लाइकोजन, जो आपको हमने रिटन नोट्स में दिया हुआ है। वो रिटन नोट्स आप जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर कई सारी चीजें आपको ऐसी भी मिलती हैं जो आपको यहाँ पर चीजें नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि फिर बहुत लॉन्ग हो जाती चीजें वहां पर। यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर हम अच्छे से चीज़ों को समझा देते हैं। जब आप नोट्स पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाती हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का जो जैविक महत्व होता है वो क्या होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट जो बोला जाता है कि हमारे लिए कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो बहुत ही आवश्यक होते हैं। क्यों आवश्यक होते हैं इसको हम देखेंगे कि आइए दोस्तों देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के महत्व। दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार हमारा कार्बोहाइड्रेट का महत्व क्या होता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। इनको हमने कुछ पॉइंट्स में लिखा हुआ है, जैसा कि हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोला था। आज के लेक्चर में हम सब छोटे से छोटे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी छोटे छोटे टॉपिक को डिस्कस किया, उन छोटे छोटे टॉपिक को भी हमने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया। वो पॉइंट्स आप पढ़ेंगे और आप उनको करेंगे और आप अच्छे से नंबर को गेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की क्या महत्व होते हैं। सो दोस्तों हमने पहला महत्व लिखा है हमारे भोजन के लिए अति महत्वपूर्ण अवयव है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारे भोजन के लिए, यानी जो हम भोजन करते हैं इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अवयव होता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्यों होनी चाहिए, क्यों ये हमारे भोजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है या अति महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों अगला पॉइंट कह रहा है इसकी आवश्यकता हमें मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में होती है। यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये हमें क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का अति महत्वपूर्ण अवयव है। हम भोजन खाते हैं तभी तो हमें ऊर्जा आती है। अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो हमको एनर्जी फील नहीं होगी, हमको क्या लगेगी, वीकनेस लगेगी या कमजोरी लगेगी। और कमजोरी लगने का कारण यही होता है कि हमारे शरीर में क्या हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है लेकिन कार्ब्स की भी कमी हो जाती है, यानी कार्बोहाइड्रेट की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। सो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें ऊर्जा स्रोत के रूप में इसकी आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ये शरीर को, जो आपकी बॉडी है इसको क्या करती है, एनर्जी प्रदान करती है। और कार्बोहाइड्रेट का यही काम होता है कि हमारी बॉडी को वो एनर्जी प्रदान करती है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये तीनों पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं ये जो हमको ऊर्जा प्रदान करती है ये क्यों प्रदान करती है और कैसे प्रदान करेगी ऊर्जा। क्योंकि हमको शरीर क्या करता है, काम करता है। काम करने में क्या होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसीलिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। कैसे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। अब ग्लूकोज से कैसे मिलेगी इसको देखेंगे। लिखा हुआ है ग्लूकोज जो होता है वो आंत्रवृत्तियों द्वारा, यानी जो इंटरनल वॉल्स होती हैं इनके द्वारा क्या हो जाता है, रक्त की धारा में अवशोषित हो जाता है। यानी जो आपके ब्लड होते हैं उनमें वो ग्लूकोज क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। अवशोषित हो जाता है और फिर ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त करता है। जो ग्लूकोज आपकी रक्त की धारा में क्या हुआ, आंत्रवृत्तियों के द्वारा जो अवशोषित हुआ था, यही ग्लूकोज क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और ऊर्जा कैसे प्रदान करता है, ऑक्सीकरण के द्वारा। यानी ग्लूकोज क्या हो गया, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है यानी 6 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो आपको क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जल देता है और ऊर्जा देता है। यही तो बताया गया कि ग्लूकोज जो होता है वो आंत्रवृत्तियों के द्वारा रक्त की धारा में अवशोषित होकर जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो ये क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और लगभग कितनी ऊर्जा प्रदान करता है, सो दोस्तों ये भी लिखा हुआ है 687 किलो कैलोरी प्रति मोल, यानी 687 किलो कैलोरी प्रति मोल की हमको ये क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर में जो छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस किए हैं इनका आप रिवीजन करेंगे, आप अच्छे से इनकी पढ़ाई करेंगे। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे पॉइंट्स आसानी से समझ में आए होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।